मुस्तफ़ा साहब, आप उर्दू ज़बान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ एहतजाज कर रहे हैं कराची प्रेस क्लब पे, तो अपने इदारा ख्याल करें ज़रा आप। मेरा उर्दू ज़बान के हवाले से ये कहना है कि ये दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी ज़बान है। इसमें वो बात करने समझने वाले लोग दुनिया के तकरीबन हर बर्रे आज़म में मौजूद हैं। ख़ास तौर पे एशिया में तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान या श्रीलंका ही नहीं, बांग्लादेश में, खलीजी ममालिक में भी उर्दू तकरीबन दूसरी ज़बान है, वहाँ की सबसे बड़ी। तो उर्दू ज़बान में जबकि इतनी क़ुव्वत है, इतना इसमें बोलने वाला तबका मौजूद है, तो हमारे अपने मुल्क में जिसकी ये कौमी ज़बान है और जिसको कायदे आज़म ने 21 मार्च 1948 को कहा था कि इसे पाकिस्तान में हर सतह पे नाफिज होना चाहिए, और जिसकी तौसीक़ अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी है 2.5 साल पहले। एक तवील अरसे से उर्दू के निफाज की जंग हम लड़ रहे हैं, लेकिन उर्दू नाफिज नहीं हुई है, और इस मुल्क को बदकिस्मती से आज़ादी के फ़ौरन बाद अशराफिया ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और अशराफिया ये तबका जो कि बहुत ही बरात याफ्ता तबका है, ये कभी नहीं चाहता कि नीचे का आम सतह का आदमी ऊंची सतह के आदमी के साथ खड़ा हो सके और उसको वो हुकूक मिल सकें जो आला तबके को मिले हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि उर्दू को इस मुल्क में नाफिज करने का जो आइन का तकाजा है वो पूरा किया जाए, हर सतह पे उर्दू को नाफिज किया जाए। उर्दू के साथ 70 साल से जो ज़्यादती हो रही है, उर्दू ज़बान की जो तौहीन हो रही है, वो बंद की जाए। हम ये समझते हैं कि तमाम बावकार कौमें, तमाम मुस्तहकम कौमें, तमाम खुदमुख्तार कौमें उर्दू अपनी कौमी ज़बान जो भी उनकी होती है उसमें ही अपने तमाम काम अंजाम देती हैं और दुनिया के सामने फिर सर उठा के चलती हैं। दुनिया के 40 मुल्क हैं तरक्की याफ्ता, तकरीबन 40 में से 38 ममालिक ऐसे हैं जो अपनी ही कौमी ज़बान में लिखते, पढ़ते, बोलते और सारे दफ्तरी काम करते हैं, और उन्हें इसमें कोई किसी किस्म की आर नहीं है। मैं सिर्फ बड़े ममालिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईरान जैसे मुल्क की बात कर रहा हूँ जो कोई बहुत बड़ा मुल्क पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका की, और भी दुनिया के कई ममालिक हैं, अफ्रीकी ममालिक हैं जो अपने मुल्कों में अपनी ज़बान में ही सारा काम कर रहे हैं। तो उर्दू तो बहुत बड़ी ज़बान है, दुनिया की बहुत बड़ी ज़बान है। उसके अंदर हमको किस बात की शर्म है? उर्दू में ज़ख़ीरा अल्फाज कितना ज़्यादा है। उर्दू दुनिया की वाहिद ज़बान है तकरीबन जिसमें हर किस्म की आवाज़ की नुमाइंदगी मौजूद है। ये कैफियत किसी और ज़बान को मैसर नहीं है। और फिर उर्दू के हवाले से हमारा कहना ये है कि हम जब CSS में उर्दू को लाएंगे तो यकीनी तौर पे फिर ये हो सकेगा कि हाकिम तबके में भी नीचे का आदमी जा सकेगा, क्योंकि CSS का इम्तहान, मुकाबले का इम्तहान वो है जिसमें से CSS करने के नतीजे में डिप्टी कमिश्नर, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान, पुलिस के ASP वगैरह मुंतखब होते हैं, और यही वो लोग हैं जो मुल्क के असल हुक्मरान होते हैं, ये मुल्क को चलाते हैं। इन हुक्मरानों को, मुल्क को चलाने वालों को हम ये चाहते हैं कि अब जिस तरीके से मुंतखब किया जाता है उस तरीके को मुनसिफाना बनाया जाए, मसावी बनाया जाए। नीचे आम आदमी के बच्चे को भी ये हक़ हो कि वो इसके लिए आ सके सामने मुकाबले के। मसला ये है कि HSN कॉलेज का जो तालिब इल्म है उसका मुकाबला गवर्नमेंट कॉलेज लियाकताबाद और जड़ावाला और पत्तोगी के तालिब इल्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो टोटल अंग्रेज़ी के उस मयार को अपनाए हुए होते हैं जो अंग्रेज़ी का मयार बहरहाल एक नीचे से उर्दू मीडियम पढ़ा हुआ आदमी नहीं अपना सकता। वो अंग्रेज़ी बोल भी लेता है, वो अंग्रेज़ी समझ भी लेता है, लेकिन इसके बावजूद वो रवानी नहीं हासिल कर पाता जो रवानी HSN कॉलेज में और दीगर मिशनरी कॉलेज के तालिब इल्म करते हैं। तो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो अंग्रेज़ी सही तरह से या बहुत ज़्यादा उम्दगी से नहीं बोल सकता उसके मुकाबले में, लिहाजा वो पीछे रह जाता है अपनी तमाम सलाहियतें होने के बावजूद। तो गोया अंग्रेज़ी ने रास्ता रोक रखा है इजहार का, सलाहियत का, और अंग्रेज़ी ने रास्ता रोक रखा है नीचे के लोगों को ऊपर आने का। तो गोया अंग्रेज़ी नुमाइंदा बन गई है तबकाती निज़ाम की, अंग्रेज़ी नुमाइंदा बन गई है इस्तेहसाल की, अंग्रेज़ी नुमाइंदा बन गई है जुल्म की। और हम इस जुल्म को मिटाने के लिए, इस इस्तेहसाल को ख़त्म करने के लिए, और अंग्रेज़ी को इसके बावजूद हम ही तस्लीम करते हैं और मानते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी एक बैनुल-अक़वामी ज़बान है, हम उसकी अहमियत को तस्लीम करते हैं। हम उसे बिल्कुल देश निकाला देने की बात नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि जो जिसका जो मुकाम है, जो जिसका हक़ है, वो उसको दिया जाए। पाकिस्तान के रहने वाले जो ज़बान बोलते हैं, आम तौर पे जो उनकी राब्ते की ज़बान है, सबसे ज़्यादा बड़ी ज़बान है, जिसे कौमी ज़बान के तौर पे तस्लीम किया गया है आइन में भी, कानून में भी, उसको उसका जायज़ हक़ दिया जाए। हमारा अंग्रेज़ी से कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि अंग्रेज़ी को भी यहाँ पे साथ में मौका दिया जाए कि अंग्रेज़ी भी अपना काम करती रहे, लोग उसको पढ़ें, लेकिन साथ साथ उर्दू जो कौमी ज़बान है उसको पहला नंबर दें, अहमियत दें, तरजीह दें, हर सतह पे काम करें। आफ्ताब भाई मेरे दोस्त हैं, वो आपको बताएंगे। आफ्ताब भाई जी, आफ्ताब भाई बाकी आप बताइए। जी आफ्ताब। असल में बात यह है कि सारी दुनिया में जितनी भी कौमों ने तरक्की की है
ہر ایک نے جو ہے وہ اپنی قومی زبان، وہ زبان جو کہ عام طور پہ تمام لوگ سمجھتے ہیں، اس میں اپنا عدالتی نظام اور اپنا تعلیمی نظام، تھوڑا سا تیز بولو، اپنا عدالتی نظام اور اپنا تعلیمی نظام اپنی زبان میں جن قوموں نے اختیار کیا، وہ قومیں جو ہیں ترقی کی منزلیں طے کر چکی ہیں۔ اور اردو کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں سائنس کی تعلیم نہیں دی جا سکتی یا جدید دور کی تعلیم کے لیے یہ موضوع نہیں ہے، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اور اردو میں اتنی استطاعت ہے کہ میں خود انجینئر ہوں اور سائنٹسٹ ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ اردو میں وہ تمام ٹرمنالوجی موجود ہے جو میڈیکل کی تعلیم یا انجینئرنگ کی تعلیم یا اور دیگر سائنسی علوم کی تعلیم کے لیے جو ضروری ہے۔ تو اگر ہمارا تعلیمی نظام اور ہمارا عدالتی نظام یہ دو اردو میں منتقل ہو جائیں تو عام لوگ جو ہیں وہ ترقی کی منزل پہ چڑھ جائیں گے، اور عام لوگ جب ترقی پہ آئیں گے تو ملک کا جو افراتفری اور طبقاتی نظام ہے، اور مطلب یہ کہ حکمرانوں اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صرف ایک زبان کو اڈاپٹ کرنے سے، کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک زبان میں تعلیم اور عدالتی نظام اختیار اگر کر لیں، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستانی ایک قوم نہیں بن سکے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی ایک قومی زبان کے تشخص کو جو ہے وہ اختیار نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک قوم کا تشخص جو ہے اب تک حاصل نہیں کر سکے۔ تو ایک قوم کا تشخص اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب ایک قومی زبان کو تمام لوگ اختیار کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ انگریزی کو چھوڑ دیں یا اپنی علاقائی زبانیں جو ہیں ان کو بولنا چھوڑ دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ایک قومی سطح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ضروری ہے کہ قومی زبان کو اختیار کیا جائے۔ ہمارے CSS کا ایگزام جو ہے وہ ایک قومی سطح کی ایک ایکٹیویٹی ہے، اور ہماری جو اشرافیہ جو پیدا ہوتی ہے وہ CSS کے ایگزام سے پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے، عجیب بات ہے کہ ہماری CSS میں جو ہے وہ ہماری قومی زبان میں امتحان دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے کہ ہماری قومی زبان جو ہے اردو، اس میں CSS کے ایگزام دینے کی اجازت دی جائے۔ انگریزی میں بھی جو لوگ دینا چاہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نہ دیں، تو اس میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن اردو میں اجازت ہی نہ ہو، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ناانصافی ہے، اور جو ہماری جو سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس کے بھی خلاف ہے۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اردو کو جو ہے اس کو رائج کیا جائے تاکہ اس ملک کے اور اس قوم کے مسائل حل ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، فہیم بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اردو کے لیے جو جدوجہد ہو رہی ہے اس میں ہم سب ایک ساتھ ہیں، اور ہم نے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کے تحت حکومت کو جلد از جلد چاہیے کہ نفاذ اردو کے لیے احکامات جاری کرے اور تمام اداروں کو پابند کرے۔ ہم کسی زبان کے خلاف نہ تھے نہ ہیں، علاقائی زبان کا معاملہ اور ہے، اردو زبان کا معاملہ اور ہے، صرف تعلیمی نظام کی بات ہو رہی ہے اور کچھ بات نہیں ہو رہی۔ ہم کسی زبان کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں لوکل زبانیں بھی پروموٹ ہو اسی طرح سے جس طرح سے اردو پروموٹ ہو۔ اردو بھی پھلے گی پنپے گی تو علاقائی زبانیں بھی آگے جائیں گی۔